A very good afternoon to all of you. फटाफट पढ़ाई के मोमेंटम में आ जाइए। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सफर तय कर रहे हैं। बताइएगा सेक्शन 2A, 2B, 2E, 2D, 2H. All agreements are contracts. All contracts are पहले agreement. Invitation to offer and offer में फर्स्ट स्टेज में क्या डिफरेंस है? इनविटेशन टू ऑफर यदि अपन किसी को देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या सिर्फ सामने वाला ऑफर के रूप में जवाब देता है? और अगर अपन ऑफर देते हैं तो सामने वाले का जवाब और एक्सेप्टेंस होने से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, अब मुझे आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछना है जिसमें हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा था, सेक्शन 4। ध्यान से सुनिएगा। Offer is complete when it reaches the offeree. I'll repeat. Offer is complete when it reaches the offeree. Yes. Yes. Offer रवाना करने से नहीं, पहुंचने से होता है। Attention, attention. Acceptance के लिए दो रूल्स अलग अलग हैं। Offerer के लिए अलग, offeree के लिए अलग। From the viewpoint of offerer, acceptance is complete when it is put in the course of translation. हाँ या ना? While from the viewpoint of offeree, acceptance is complete when it comes to the knowledge of the offerer. हाँ या ना? ठीक है। Special conditions of an offer. All liners, you also pay attention. Special conditions of offer को शुरू में ही बोल देना चाहिए, अदरवाइज सामने वाली पार्टी बांधे नहीं है। हाँ या ना? इसमें हमें किस चीज़ का एग्जाम्पल याद रखना है? वो जो हमने सांची जाने का एग्जाम्पल याद किया था, ठीक है? ओके। अब मैं आपके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ। मैं खोल रही हूँ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। ओके, अब मॉड्यूल के कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपसे पूछूंगी। दिस इज मॉड्यूल का यूनिट नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आपको सिर्फ फोकस करना है और आपको मुझे उसका उत्तर बताना है। ये वो फाइन लाइंस हैं जहाँ पर कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेती है। एकदम शांति से सुनिएगा। आई एम रीडिंग एन एग्जाम्पल। अ फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ 500 रुपये पर मंथ और बाद में फादर उसको पे नहीं करते, क्या वो सन रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। और उसका बेस क्या है? इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। तो आजकल वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं और ये जो मॉड्यूल के एग्जाम्पल होते हैं इनसे उठ के क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस से आपको कॉन्सेप्ट से बन जाते हैं, बट कुछ थोड़े हटके होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो वाले एटलीस्ट यहाँ रीड करा दूँ ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं हो घर में जाके पूरा पढ़ने का, क्योंकि आपका फोकस बाकी सब्जेक्ट्स पे बहुत होना ज़रूरी है। आप अगर इसमें खुद घुसेंगे तो आप ऐसा ना हो अनावश्यक चीज़ में टाइम दे दें। ओके, ऐसे ही एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में से एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में किसमें ज़रूरी है कि लीगल इंटेंशन होगी ही नहीं, किसमें सोशल भी हो सकता है, लीगल इंटेंशन। तो इस सेंस में कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है, उसमें सिर्फ लीगल इंटेंशन वाले एग्रीमेंट आते हैं, जबकि एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है क्योंकि उसमें लीगल इंटेंशन भी आ जाते हैं और सोशल इंटेंशन भी आ जाते हैं। अपनी स्टेजेस में पहले कौन सी स्टेज आती है? एग्रीमेंट। उसमें एनफोर्सेबिलिटी जुड़ती है तब जाके क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। जब आप एग्जाम में लिखेंगे और आपको 4 पॉइंट्स लिखने होंगे तो इसको आपको रीड करना पड़ेगा। और जो लास्ट वाला पॉइंट है कि सारे एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बने, बट हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट है, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आपने डिफरेंस बिटवीन कल अपन पढ़ रहे थे तो एक वॉइड और इलीगल पढ़ा था, एक इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट और इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर पढ़ा था। एक ये डिफरेंस भी है जो आपको पढ़ना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता तो है, बट जब वो इंस्टीट्यूट पूछता है तो वो अपना एक्सपेक्टेशन ये रखता है कि आप इसी व्यवस्थित तरीके से बताएं जैसा कि मॉड्यूल में लिखा है।
तो ये आपका रीडिंग होमवर्क है फॉर द डे, ये आपकी बुकलेट में भी है, दिस इज रीडिंग होमवर्क फॉर द डे। जो मैं डेली काम दूँ उसको आप करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमारा फोकस जाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको होमवर्क के रूप में ज़रूर रीड करें, और रटना नहीं है, जस्ट आपको इसको देखना है। ऑलराइट, उसके बाद एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी यूनिट नंबर 1 का है, प्लीज पे अटेंशन। अ हस्बैंड, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये मॉड्यूल का। अ हस्बैंड अग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब हर मंथ के खर्चों के लिए, एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड, जब तक वो फॉरेन में थे वो हर महीने देंगे पैसे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, तो वाइफ ने उन पे केस कर दिया टू रिकवर द अमाउंट। क्या ये केस हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के दर्जे में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है, फैमिली एग्रीमेंट है। मगर एक लाइन अगर इसमें चेंज हो जाती है, अगर वो इसमें लिख देते कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है और नोटराइज कराया है, तो फिर वो सेक्शन 25 में चला जाता, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, न्यूडम पैक्टम का पहला एक्सेप्शन, राइट? अग्रीमेंट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन रिलेटिव्स, अभी हम पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। पर बताइए अभी क्या यहाँ ऐसा लिखा है कि इट वाज इन राइटिंग? तो अपने को क्लिक करना चाहिए कि एक सोशल पारिवारिक बस बातचीत थी कि किसी ने कह दिया आई विल बी अवे, तो आई विल गिव यू दिस मच मनी, और बाद में आप नहीं दे रहे हैं तो केस नहीं हो पाएगा। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 5। तो ये जो मैं आपको पिक एंड चूज करके एग्जांपल्स करा रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और क्योंकि आपके पास समय नहीं है मॉड्यूल कवर करने का, तो एटलीस्ट ये वाले आपके निगाह में आ जाए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि क्लास मिस करने का कोई कॉलम है ही नहीं, नोबडी हैज टू मिस क्लास। सो विल यू रिमेंबर दिस एग्जांपल? इसमें क्या चेंज हो जाता? तो सेक्शन 25 लग जाता, रिटन एग्रीमेंट। ऑलराइट, ओके। उसके बाद कंटिन्यूइंग द एग्जांपल्स, अब मैं एग्जांपल नंबर 9 टेकअप कर रही हूँ। XYZ लिमिटेड एग्रीड टू लीज लैंड टू A फॉर इनडेफिनिट ईयर्स। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जमीन लीज पे देने का वादा कर रहा है, और ईयर डिसाइडेड नहीं है, इनडेफिनिट। तो इसमें क्या मिसिंग है? सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी ना होने के कारण इट इज वॉइड। ठीक है, तो ये क्लास में आप अगर अभी सुन रहे हैं, 18 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, 20 जनवरी को लॉ का पेपर है, तो इतना दूर नहीं है कि आपको क्लिक ही ना करें। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हैं तो आपको नोट भी करने की जरूरत नहीं है, सब याद आएगा, बस आप सुनते ध्यान से रहिए। ऑलराइट, देन एक और छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। एक व्यक्ति है, प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कोर्ट केस, इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी, मतलब एक व्यक्ति ने चोरी करी, आपने उस पर चोरी का केस करा। अब वो आपसे कह रहा है कि मैं सामान जो चुरा के ले गया था वो वापस कर देता हूँ, मेरे पे से केस वापस ले लो। तो आप कह रहे हो ठीक है, सामान वापस कर दे, मैं केस वापस ले रहा हूँ। यू कांट डू दैट, क्योंकि जब कोई चोर चोरी करता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, वो राष्ट्रद्रोह में आता है, पब्लिक के अगेंस्ट गलत किया है उसने, तो इसलिए ये इलीगल पर्पस मान लिया जाएगा, केस वापस लेना भी इलीगल मान लिया जाएगा। तो ऐसे यूनिक पॉइंट आते हैं तो उस वक्त अपन सोच में पड़ जाते हैं, तो इसलिए मॉड्यूल बहुत काम की चीज़ है। ये वाला एग्जाम्पल आप नोट कर लो, रजिस्टर में ऊपर नोट कर लो। एक व्यक्ति ने प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रोसिक्यूशन माने कोर्ट केस, खुद ही ने कॉन्ट्रैक्ट की केस किया एक चोर पर, और खुद ही बाद में कहता है कि ठीक है तुम सामान लौटा रहे हो तो मैं केस वापस ले लेता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, चोर को फ्री करवाना आप सोसाइटी के अगेंस्ट गलत कर रहे हो, तो एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि पर्पस अनलॉफुल है। ऑलराइट, बस आप तो इतना लिख लो, चोर के अगेंस्ट केस वापस लेना वॉइड है। हिंदी में लिख लो, कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा ही। ये सारे एग्जाम्पल छोटे पॉइंट्स में आ रहे हैं, फुल लेंथ क्वेश्चंस में नहीं। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू टू अटेंड क्लास सिंसियरली इज बिकॉज ऑफ दिस, कि मैं आपको वो अब पहले आप नहीं समझ पाते, अब मैं आपको चुन चुन के जो काम की चीज़ है वो आंखों के सामने रख रही हूँ, बस उतना देख लो। पूरा पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। फटाफट लिखो, क्या बात लिखी? किसी चोर से कह रहे हो केस वापस ले लेते हैं, भाई तू सामान लौटा दे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये आपके
पूरे ओवरऑल लॉ के विरुद्ध है। ओके, देन आइए एग्जाम्पल 33। एग्जाम्पल 33 आप तो सिर्फ सुनिए, आपके वो सभी मॉड्यूल नहीं सुनिए। एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटेड, जिसमें दोनों का काम पूरा हो गया, और एक होता है एग्जीक्यूटरी, निष्पादकीय, काम पूरा होना बाकी है। अब ये जो एग्जीक्यूटरी है ना, इसके दो वर्जन होते हैं, एक यूनिलैटरल, एक बायलैटरल। जिसमें दोनों पक्षकारों का काम बाकी है वो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी होता है, और जिसमें एक पक्षकार का कार्य बाकी है वो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी होता है। तो पहले तो एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड समझिए। जब सिर्फ वादे हुए हैं और काम पूरा होना बाकी है तो वो एग्जीक्यूटेड है या एग्जीक्यूटरी है? अब एग्जीक्यूटरी में भी अंदर घुस के देखो कि दोनों के काम बाकी हैं तो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, और एक का काम बाकी तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। मगज में घुस गई बात? यस और नो? ये सारी रिकॉर्डिंग वैसे भी आपको लास्ट में कंप्रेस करके टीम देगी, तो जो आप लोगों को पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2.5-3 घंटे का लेक्चर था ना, वैसा ये मिला के वो 7-8 दिन का एक बना देंगे, एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हटा के। तो एग्जाम के पहले आपको डबल स्पीड में इसको फिर रिपीट करना है। इज दैट क्लियर? तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुनिएगा। इन 33 नंबर एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूट, प्लीज पे अटेंशन। A promises to sell his plot to B. A ने अपना प्लॉट B को देने के लिए कहा, 10 लाख रुपए के लिए कैश डाउन, एक साथ पैसे दे दो। बट B pays only 2.5 लाख एज अर्नेस्ट मनी और एडवांस, और बोला कि बाकी अगले संडे को देता हूँ। तो क्या A का काम पूरा हो गया कि बचा है? तो एक पक्ष का काम दिख रहा है बचा है। ऑन द अदर हैंड A ने पोजेशन तो दे दिया जमीन का, बट जो एग्रीमेंट होता है वो कहता है मैं तब करूंगा जब तुम पूरे पैसे दे दोगे। वाजिब सी बात है। तो बताओ, एग्रीमेंट भी बी की तरफ से होना बाकी है कि हो गया? बाकी है। तो दोनों का काम बाकी है कि नहीं? तो एक तो ये एग्जीक्यूटरी भी है और उसमें से भी बायलैटरल भी है, हाँ या ना? यदि वो 10 लाख पूरे दे देता तो ये क्या होता? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। अभी डिफरेंस क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूज मत होना कि मैम ये बायलैटरल एग्जीक्यूटरी में कंफ्यूजन है। नो, काम बाकी है एग्जीक्यूटरी, काम हो चुके एग्जीक्यूटेड, खत्म हुई स्टोरी। एग्जीक्यूटरी के भी दो पार्ट, दोनों के काम बाकी हैं तो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, एक का काम बाकी है तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। क्लियर? क्लियर? अब मॉड्यूल के ये एग्जाम्पल उठ के एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी काम हो सकता है। पर चूंकि समय कम है तो जो मुझको लग रहा है कि थोड़े ऑफ बीट हैं वो आप, जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो मैंने छोड़े हैं वो मान लीजिए कि वो आपको वैसे ही बन जाएंगे कंसेप्ट से। तो समय है नहीं अपने पास, तो दिस बेस्ट अप्रोच, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, होमवर्क आज का यूनिट नंबर 1 की समरी मैं चाहती हूँ आप अपने नयन चक्षुओं से स्वयं पढ़ें। लिखिए पेज नंबर 2.33 टू पेज नंबर 2.38, 5 पन्ने आपको क्यों पढ़ने को कह रही हूँ मैं। जब हम थोड़े से टफ वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है, हमारा डर निकलता है, और हमको कॉन्फिडेंस आता है कि ये बन रहा है तो एग्ज़ाम के प्रश्न भी बनेंगे। और मैंने सिर्फ 5 पन्ने पढ़ने के लिए कहे हैं। एक पन्ने में आपको 6 मिनट लगने चाहिए, 5 से 6 मिनट, क्योंकि स्पीड में पढ़ना है। और जो आपने पढ़ा है पूरा वही है, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट, यू नो एवरीथिंग। बस सिर्फ एक फास्ट रीडिंग करने से इन 5 पन्नों की आपको थोड़े बीच में कहीं टफ शब्द आएंगे तो वो पढ़ने की आदत पड़ेगी। तो 5 पन्ने हैं, 5 मिनट एक में लगने चाहिए, तो 25 मिनट, ज़्यादा ग्रेस में 45 मिनट। 45 मिनट का होमवर्क है, इतना समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? डबल टाइम भी कोई लगाएगा तो 45 मिनट्स मोर देन इनफ है। जितना आप वो जो मैं बोल रही हूँ बस उतनी एक्टिविटी करते जाओ, तो उससे आपका लॉ का एक थोड़ा लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। डरना किसी को नहीं है, बट अलर्ट होना है कि हम क्या क्या कर लें जिससे हमारे थोड़े स्कोर बढ़ जाए। क्लियर है एवरीवन?
तो ये आपकी रीडिंग समरी है, पढ़ हम पूरा चुके हैं। कोई लाइन आपको ना समझ आए, जैसे कि आपने टाइम ऑफ रिवोकेशन कब तक कैंसिल हो सकता है, आपको पता है वो अमिताभ जी और सलमान वाला एग्जाम्पल। मोड ऑफ रिवोकेशन, कोई भी चीज़ ऐसी लगे ये थोड़ी ऑफ बीट लग रही है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, मुझे 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछने। क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल के यूनिट 1 का, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कुली, आपको पहचानना है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ कुली, कुली सुनते से ही आपको याद आ गया कि वो क्या है, एम्प्लॉयड का सेक्शन क्या है, सेक्शन 9। बस बोलने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ाई अच्छे से करोगे तो ऐसे ही होगा। अब कुली इन यूनिफॉर्म आपका लगेज उठा लेता है और उस आप विदाउट बीइंग आस्क्ड, उससे किसी ने पूछा नहीं था, तो क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एम्प्लॉयड। सेकेंड, ऑब्लिगेशन माने ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न द गुड्स, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉजी। कॉजी में भी सेक्शन कौन सा है, वेरी गुड। थर्ड, A contracts with B, owner of a factory, to supply 10 ton of shakkar. But before the supply is effected, fire caught in the factory and everything was destroyed. Void. क्या ये void है, अब initio है या void? Void का section क्या है? 2J. तो अगर आप यहाँ पे void लिखते हैं और 2J लिखते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे छोटे प्रश्नों में नंबर कटते नहीं हैं, तो कॉन्फिडेंस अप कीजिए अपना। ओके, फोर्थ, शंभू दयाल started self-service system in his store. Shrimati Prakash entered the shop, took a basket and took some articles of her choice into the basket and reached the cashier for payment. Cashier ने मना कर दिया to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the articles to Shrimati Prakash? Why? Very good. आपको क्लिक करना चाहिए कि भाषा उसकी समझ आए चाहे नहीं आए, सेल्फ सर्विस स्टोर पे टैग लगा हुआ सामान इज मात्र इनविटेशन टू ऑफर। हमारा सामान उठा के लेके काउंटर पे जाना इज ऑफर, और ऑफर के लिए कोई सेकंड व्यक्ति कभी भी मना कर ही सकता है। इज दैट क्लियर? तो आपको इनविटेशन टू ऑफर की व्याख्या करते आनी होगी अपने शब्दों में। व्हेन अ पर्सन इनवाइट्स द अदर पर्सन टू मेक एन ऑफर, सिंपल, इट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। When invitation to offer is given, the second person responds by giving an offer. Therefore, the second person cannot bind the first person to accept it. जो बात है उसको आप अपने शब्दों में कहिए और बिना डरे कहिए। तो मेरी बात बिल्कुल यहाँ फिट कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट लिखने से पास और फेल की गाड़ी से आप इधर आ जाएंगे, पास आप हो जाएंगे। थोड़ी बेहतर लैंग्वेज लिखते चलेंगे, सेक्शन लिखते चलेंगे, 100% पेपर करेंगे तो आप 65-75 की जोनर में आ जाएंगे। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है लॉ में। ऑल्सो सेम पेपर किसी टफ पेपर चेकर के पास गया तो 45 मिलेंगे, और सेम पेपर किसी लीनियंट वाले के पास गया तो 65, 70, 75 मिलेंगे। तो अपने आप को हर चीज़ का दोष देना बंद करें। आप तो बिल्कुल खुले मन से पढ़ें, बट रूल्स पूरे सीख के जाएं। जो रूल्स पकड़ के जाएगा और जो मैं आपके आंखों के दर्शन के लिए सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसको कॉन्सेंट्रेशन से देखेगा, उसका काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और क्योंकि आप इसकी रिकॉर्डिंग आपको कंप्रेस फॉर्म में मिलेगी, आप रिवाइज कर पाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, रिपीट कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब की बार किसी भी कीमत पे आपको करना है कैफ पार। नेक्स्ट, स्टेट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है और है भी कि नहीं इन द फॉलोइंग केसेस। ए ने एंगेज किया बी को टू डू सर्टेन वर्क एंड रेम्यूनरेशन टू बी पेड फिक्स बाय सी। ए बी से कह रहा है कुछ काम करने को और कह रहा है कि रेम्यूनरेशन सी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड है कि एक्सप्रेस, तो बस एक्सप्रेस भी लिख देना और वैलिड भी लिख देना। ए और बी प्रॉमिस टू पे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर मेड सन। ए एंड बी ने बोला अपनी घर की मेड से, बाई से, कि तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई हम कराएंगे। इट्स अ सोशल एग्रीमेंट। अगेन अगर राइटिंग में होता तो सेक्शन 25 घुस जाता, कमिटेड चैरिटी, हाँ या ना? बट अभी कुछ सिंपल लिखा है तो आप क्या बोलोगे, सोशल एग्रीमेंट।
आपको ऊपरी ऊपरी बात लगे तो सोशल एग्रीमेंट। ए टेक्स अ सीट इन पब्लिक बस, इम्प्लाइड, बिना बात करे बैठ गए जाके तो पैसे देने पड़ेंगे। सेक्शन 9 इम्प्लाइड। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुन लो खाली, टीम स्क्रीन देख लीजिएगा। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोमिसेस टू हेल्प हिज फ्रेंड टू फाइल अ रिटर्न। जब तुम सीए बनोगे तो हर कोई आके बोलेगा रिटर्न भर दे भाई, रिटर्न भर दे, तो इट्स अ सोशल एग्रीमेंट। ये सोशल सर्विस तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो हमने अभी कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं मॉड्यूल के, वो जो मुझे ज़रूरी लगे वो मैंने आपको यूनिट 1 के दिखा दिए हैं। यदि आपका बाकी सब्जेक्ट्स का कोर्स ठीक चल रहा हो तो आप मॉड्यूल के पीछे की, जैसे मैंने 5 पन्नों की समरी पढ़ने को कही है, एमसीक्यू तो छोड़ दीजिएगा, बट ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये थोड़े से देख लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट की बाकी चीज़ें ठीक चल रही हो तो। इज दैट क्लियर? अदरवाइज आप मेरी क्लास में से पढ़ के जितना समझ पाएँ, उसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस कीजिए। नंबर आपके क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करने से बढ़ेंगे। इस सैटरडे संडे को 2-2 घंटे का सेशन है निकुंज सर का, जितना मैं करा चुकी हूँ आईसीए, उसके टफ क्वेश्चन सर क्लास कराएंगे। इज दैट क्लियर? तो कृपया करके वो क्लास स्किप ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आपको समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन से दिमाग खुलता है, बोलो हाँ या ना। और अगर हम आपको करने को देते हैं तो बच्चे इतने डिसिप्लिन में नहीं करते हैं, कोई कर लेता है, कोई छोड़ देता है, जो छोड़ देता है उस रिजल्ट में भी छूट जाता है। पता तो मैम हमको सब है, पर क्या करें, आदत से मजबूर। ओके, so I have given you homework of reading 5 पन्ने in 45 minutes, तो ये आपको करना ही है। अब अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पुनः आते हैं। कल अपन कर रहे थे सेक्शन 25 डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूडम पैक्टम। डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूडम पैक्टम, शांत, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इस पॉइंट का मतलब है यदि दोनों लोगों को कंसिडरेशन नहीं मिलती तो लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड मानता है। मतलब दोनों को ही कंसिडरेशन मिलनी चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और नो कॉन्ट्रैक्ट तो आप केस नहीं कर सकते। बट इसके 8 अपवाद हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 25। अगर ये 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको एक एक हेडिंग लिखनी है और उसमें 3-3 लाइंस चिपकानी है। हर लाइन के बीच में एक आंसर छोड़ना है। 1.5 पन्नों में जाके ये आंसर कंप्लीट होगा। परंतु इसके शुरू के 3 पॉइंट केस स्टडी क्वेश्चन के रूप में आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, एकदम शांत रहिए। सेक्शन 25 डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूडम पैक्टम, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों पार्टीज को अगर फ़ायदा नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट वैध है, बेकार है, यूजलेस है। पहला है एग्रीमेंट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसकी 4 कंडीशन है। नॉर्मली तो दोनों को अगर कंसिडरेशन नहीं मिलती तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बट इस कंडीशन में हम वैलिड मान लेंगे। तो एक्सेप्शन की 4 कंडीशन है। एक फादर अपने ही बेटे को यदि कोई प्रॉपर्टी रिटन एग्रीमेंट करके उसको नोटराइज करा के बच्चे के से उनको जो प्यार है, अफेक्शन है, उस कारणवश देते हैं तो फादर तो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, बच्चा बदले में कुछ नहीं दे रहा है, तो ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी लॉ ने इसको वैलिड कहा है। तो इसकी 4 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंडीशन नंबर 2 रिटन एग्रीमेंट, कंडीशन नंबर 3 रिलेशनशिप, और नंबर 4 नोटराइज्ड, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी पॉइंट मिस हो गया तो एक्सेप्शन में वो कवर नहीं होगा और तब वो वॉइड होगा। मैंने आपको याद कराने के लिए एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक फादर और एक सन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, फादर ने एग्रीमेंट कर दिया, प्यार मोहब्बत तो थी, फादर सन का रिश्ता भी था, वो लोग नोटरी पब्लिक के पास जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण दोनों उस वक्त इधर उधर हो गई चीज़, पिताजी की डेथ हो गई, तो नोटराइज हो ही नहीं पाया, हाँ या ना। तो क्या ये बेटा, वो उनके 4 बच्चे थे, वो एक को देने जा रहे थे, तो क्या वो अकेला क्लेम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा।
इज दैट क्लियर? ऐसे ही मैंने आपको एक करीना का एग्जाम्पल दिया था ना, और एक सैफ का, तो वो आपको ध्यान से करना है कि चारों चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसका सेकंड एग्जाम्पल कमिटेड चैरिटी, इसमें ये पंडित जी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सेम एग्जाम्पल उठ के आ जाता है। पंडित जी ने बहुत मन से मंदिर बनवाना शुरू किया, किसी ने कमिटमेंट किया कि हम 10,000 रुपये दे देंगे, उनके कमिटमेंट के कारण पंडित जी ने बाउंड्री बनवा ली, बाउंड्री 7,000 रुपये की बनी। जब वो पैसे मांगने गए तो वो व्यक्ति बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उनके कमिटमेंट के कारण पंडित जी तो फंस गए, उनको तो देने ही पड़ेंगे ना पैसे। तो ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, जो आदमी दान दे रहा था उसको कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी लॉ ने कहा वन साइडेड भी ये वैलिड है और आपको 7,000 रुपये अब देने ही पड़ेंगे, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मगर कोई खर्चा नहीं होता तो फिर ये वॉइड रहता, बट खर्चा हो गया है तो आपको उतना तो देना पड़ेगा। ऐसे ही एक और इसमें क्वेश्चन था, पास्ट वॉलेंटरी एक्ट, किसी व्यक्ति ने आपको कोई सेवा दी है वॉलेंटरीली, जैसे इस बच्चे ने अपने पड़ोसी के घर में आग लग गई, उनका बेटा वहाँ पर अकेला था, उसको बचाया अपनी मर्जी से, किसी ने कहा नहीं था। जब वो पेरेंट्स आए, उन्होंने देखा आग लग गई है, हमारा बच्चे को इस लड़के ने बचाया है, तो उन्होंने उस लड़के से कहा खुशी से हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है ये, परंतु 2-4 दिन बाद जब वो पैसे लेने आए और तुम मुकर गए, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने आपको वॉलेंटरी सर्विस दी और आपने उसको पैसे देने का वादा कर दिया। हो सकता है उस पैसे के कारण उसने कोई आगे कमिटमेंट कर दिया हो, तो आपको तो अब देना ही पड़ेगा। तो ये पास्ट वॉलेंटरी सर्विस का एग्जाम्पल है। कोई बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उनको इतना फास्ट एग्जाम्पल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो लोग डिटेल में जाके ऐप में से वो वाले दिन का लेक्चर को देखें। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। हम इससे स्लो जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने में पढ़ाया जाता है, 2 महीने थोड़ी है अपने पास, हाँ या ना। सो इस प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को समझते हुए, अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लग रहा है कि इसको रिपीट करना पड़ेगा मुझे, तो आप उसका अपने ऐप में एकदम डेट वाइज व्यवस्थित टॉपिक रखें, तो उधर पे घुस के देखिए, यही एक ऑप्शन है। तो इसके 8 अपवाद हैं बेटा, आप उसके लिए टीम से कनेक्ट करिएगा, तो एक्सेप्शंस टू न्यूडम पैक्टम, तो एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेकेंड पास वॉलेंटरी एक्ट, और तीसरा टाइम बार डेट, ये और कमिटेड चैरिटी। तो एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला फादर सन का एग्जाम्पल, पास वॉलेंटरी एक्ट में वो बच्चा आग में कूद गया एग्जाम्पल, टाइम बार डेट बता रही हूँ, और कमिटेड चैरिटी में पंडित जी का एग्जाम्पल से याद करिएगा क्योंकि इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो। देन पेमेंट ऑफ टाइम बार डेट, टाइम बार डेट का मतलब होता है समय द्वारा बाधित उधारी। एक बार क्या हुआ, 2 लोगों को आपस में उनका कोई लेन देन था, जो डेटर था उसने पैसे दिए नहीं और क्रेडिटर भी पैसे मांगना भूल गया और 3 साल गुजर गए। इंडिया में एक लॉ है विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ लिमिटेशन। वो कहता है कि ड्यू डेट से 3 साल गुजर जाएं और आप पैसे रिकवर ना करो तो अब आप भूल जाओ, वो तो गया, टाइम द्वारा बाधित हो गया, डूब गया पैसा। तो ये हो गया टाइम बार डेट। फिर क्या हुआ इस पॉइंट में, एग्जाम्पल में, वो तो डेट ख़त्म हो गया था, थोड़े दिन बाद ये दोनों एक पार्टी में मिले, तो वो जिसको पैसे देने थे उसने कहा यार मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तो मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं तुम्हें 60,000 रुपये देना चाहता हूँ। और उसने जेब में से एक कागज़ निकाला, अपना साइन करा और 60,000 रुपये लिख दिए। तो सेकंड वाले एग्रीमेंट में ये तो पैसे दे रहा है, बट जिसको पैसे मिल रहे हैं वो बदले में कुछ नहीं दे रहा ना, तो ये है तो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी वैलिड कहा गया है, क्योंकि ये एक टाइम बार डेट, जो डेट ख़त्म हो चुका था उसके पेमेंट की बात है, तो लॉ ने इसको वैलिड कहा है। इन चारों पे क्वेश्चन आता है और ये 4 पे क्वेश्चन नहीं आता है। पार्टनरशिप करते समय कोई पैसा किसी को कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वैलिड है। एजेंट बनाते समय कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में सामान बिकेगा तो हम कमीशन देंगे, ये चलता है, इट्स वैलिड। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट नहीं बेटा, ओरल वाला वो अलाउड नहीं है हिमांशु। जो अभी एग्जाम्पल दिया ना पार्टी वाला, मैंने कहा ना जेब में से पर्ची निकाली ताकि तुम्हारी इमेजिनेशन याद आए कि उसमें लिखना ज़रूरी है, नोटराइज कराना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने बोला पार्टी में थे, नोटरी कैसे कराएंगे। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट,
सबको पता है बेलमेंट का मतलब टेम्पररी किसी को सामान देना, ग्रेटिट्यूअस सबको पता है फ्री में देना, तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट भी वैलिड माना गया है, जबकि एक पार्टी को देती है दूसरे को सिर्फ मिलता है, वो बदले में कुछ नहीं देता है, तो भी इट इज़ वैलिड। और कंप्लीटेड गिफ्ट, मैंने अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दिया, खड़े जाओ, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया, तुमने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया, तो इस कंसिडरेशन के ना होने से गिफ्ट की वैलिडिटी ख़त्म नहीं होती, ये बाकायदा इस वस्तु का मालिक बन गया। गिफ्ट इज़ वैलिड इवन इफ इट इज़ वन साइडेड कंसिडरेशन। तो कितने पॉइंट है? 8। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, और फर्स्ट 4 पॉइंट्स के केस स्टडी आते हैं। हर एंगल से आपको इसको याद रखना है। याद रखिएगा सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर कौन सा है। चलिए आप पॉइंटर्स याद कीजिए नोट्स में से, बाकी ऑनलाइन कोई मुझसे डाउट पूछना चाह रहा है पूछ लीजिए ज़रा फटाफट। पास वॉलंटरी एक्ट में शिवानी रिटन होना ज़रूरी नहीं है। वंस अगेन आशी, विच पॉइंट वंस अगेन, विच पॉइंट वंस अगेन। ओके, तो ये हमने न्यूडम पैक्टम पढ़ा। अब ये न्यूडम पैक्टम तो आपने पढ़ लिया। अब एक बार चिन्नैया वर्सेस रमैया के लिए और सुन लीजिए एक महत्वपूर्ण बात। अलग से मैं ये पॉइंट चाहती हूँ पूरी क्लास इसको याद रखे। इंस्टीट्यूट को इतना प्रेम है इस क्वेश्चन से, सुनिएगा। सॉरी। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 लोग पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। थर्ड पार्टी को कोई अधिकार नहीं है इनके बीच में घुस के इनके ऊपर केस करने का। ये एक रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ही एक और रूल है, जब भी 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंसिडरेशन बाहर जा भी सकती है और बाहर से आ भी सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कंसिडरेशन बाहर जा भी सकती है और बाहर से आ भी सकती है, तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रही हूँ कल वाला एग्जाम्पल। एक फादर थे, उन्होंने अपनी डॉटर के साथ एक एग्रीमेंट किया और घर की प्रॉपर्टी उसके नाम करी, ये कहते हुए कि तुम अपने अंकल को हर ईयर, हर मंथ 2000 रुपये उनके जीवन व्यापन के लिए दोगी। तो अब इन दोनों लोगों के बीच में ये बात थी कि जो डॉटर है उसको अपने चाचा को, अपने अंकल को 2000 रुपये पर मंथ देने थे। अब उसने प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा ली, कुछ दिन पैसे दिए भी और उसके बाद पैसे देने बंद कर दिए। उसका कंटेंशन था कि चाचा जी आपने मुझे क्या दिया। तो लॉ ने कहा कि इन दोनों के अरेंजमेंट में भले ही इन्होंने कंसिडरेशन नहीं दी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं और से तो उसको कंसिडरेशन मिल गई है ना, तो उसको अपना वादा निभाना पड़ेगा। आप कृपया करके, इसके एक्चुअली 2-3 बेस हैं। इसको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी लिंक किया जा सकता है, कंसिडरेशन बाहर से आ सकती है, इससे भी लिंक किया जा सकता है। इस वजह से आप इसका ये वाला प्रश्न बलवंत मैन ओल्ड मैन बाय रजिस्टर्ड डीड ये ज़रूर करिएगा। आपके पास देखिएगा नोट्स में है ये प्रश्न, नहीं है तो मैं इसको प्रैक्टिस सेशन में दिलवाऊंगी। ये 2 क्वेश्चन मेरी इच्छा है। ये 10 साल में पहले तो 2 अटेम्प्ट होते थे, तो और अभी 2 बार से 3-3 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो मतलब समझ लो कि 25 अटेम्प्ट में 8 बार आ गया होगा। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही पॉइंट चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो मैं डोंट वरी, मैं आपको 2 दिन प्रैक्टिस सेशन में सेम ये वाले 2 क्वेश्चन हैं इसके, ये दोनों क्वेश्चन, ये सोहनलाल 10 एकड़ की ज़मीन और ये बलवंत, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, लिख के प्रैक्टिस कीजिए इनकी। इज़ दैट क्लियर? और टीम आपको आंसर भेजेगी, तो आंसर भी प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन और ऐसे चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लिख के आप करिएगा। उसको मत आप लिंक करिए कि वो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कहाँ लगाएं, कुछ मत लगाइए, 2 क्वेश्चन कर लीजिए, मेरे कहने से इम्पॉर्टेंट है, बात ख़त्म है। ऑलराइट, अब आ जाइए नेक्स्ट यूनिट पर, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको मैंने 5 पन्ने उसका होमवर्क दिया, हाँ या ना? हाँ या ना? अब कंसिडरेशन टॉपिक में भी मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। सिर्फ 1 पन्ने में पूरे इंस्टीट्यूट ने बड़े प्यार से
एक पन्ने में समरी लिखी है, 1 पेज समरी। तो ये 6वां पेज है जो मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ, और टाइम वही है 45 मिनट्स के अंदर ही दोनों पढ़ना है, 5 + 1 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात समझ रहे हो? जो काम की चीज़ है वो मैं आपके आँख के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि पूरा पूरा ना पढ़ना पड़े। इतना तो करोगे अब। डेप्थ आती है बेटू मॉड्यूल पढ़ने से, गहराई आती है मॉड्यूल पढ़ने से। मॉड्यूल पढ़ने से टफ लाइन सर पे हिट मारती है तो नसों में रक्त का संचार होता है, आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। तो ये आपको पढ़ना है, जो मैंने बोला है वही 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 सब है, मगर आपको एक धैर्य आता है। ये कंसिडरेशन के लीगल रूल्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज कंसिडरेशन, व्हाट आर द लीगल रूल्स। सेकंड, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन, और थर्ड, न्यूडम पैक्टम। 3 तो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, समरी में लिखे हैं तीनों, उत्तर याद कर लीजिए, हाँ या ना। तो अब की बार जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम हर तरह से घेर के पढ़ेंगे, सेक्शन, कॉन्सेप्ट, भाषा और थोड़ा मॉड्यूल का इनपुट। इतने से आपका काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और कोई अगर पूरा मॉड्यूल पढ़ने घुसेगा, उसका इस वक्त बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो वो ना करे एक्सपेरिमेंट। उतना टाइम आप इको में लगाइए, शीघ्र इको की क्लास भी स्टार्ट होगी, तो आप उतना समय वहाँ लगाइए, क्योंकि आपको एग्रीगेट को भी संभालना है। तो दिमाग से पढ़िए, दिल से नहीं। अभी पढ़ने का टाइम है, इमोशनल होने का टाइम नहीं है। तो बताइए मैंने कितने आपको क्वेश्चन पेज दिए? 6। इतना तो कर लेंगे। सोइएगा मत अगर आपसे टाइम मैनेज ना हो तो, इतना सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेगा। सोइएगा मत, जगह रहिएगा जब तक आपके 6 पन्ने ना हो जाएं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यूनिट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इसमें से इंस्टीट्यूट थोड़ा लिमिटेड पूछ रही है, एक ही पॉइंट पूछ रही है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगी। शांत शांत, कॉन्सेंट्रेट। आप सभी को पता है कि माइनर इंडिया में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम जो हो वो माइनर, जो 18 कंप्लीट कर ले वो मेजर। माइनर में समझ की कमी होती है ऐसा लॉ मानता है, आजकल तो उल्टा हो गया है। तो माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही व्यर्थ, क्योंकि माइनर बिना समझे हाँ कह देता है तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। तो माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है, परंतु कुछ एग्रीमेंट्स माइनर कर सकता है। तो मैं सिर्फ काम की बातें आपको बता रही हूँ। सबसे पहला, यदि माइनर के बेनिफिट के लिए, ये क्योंकि छोटा क्वेश्चन के रूप में आता है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट रूल सुन लीजिए। यदि माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे माइनर किसी को लोन दे तो उसको वसूल करने के लिए कोर्ट केस करना जा रहा है माइनर, ये अलाउड है। माइनर के ऊपर केस नहीं होता, माइनर किसी के ऊपर केस कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑल्सो माइनर जो है वो कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे प्राप्तकर्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी चेक में माइनर को पैसे मिल रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में माइनर को पैसे मिल रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रॉमिसरी नोट में माइनर को पैसे मिलने वाले हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनर के सर पे कोई ड्यूटी नहीं आना चाहिए, बस ये आप ध्यान रखिए। ऑल्सो बेटा सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ते ही हैं कि माइनर पार्टनरशिप फर्म में लाभ के लिए पार्टनर बन सकता है। सेक्शन 30 ऐसा कहता है, हाँ या ना। ऑल्सो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है कंपनी में, बशर्ते शेयर फुली पेड अप हो। पार्टली पेड शेयर के पैसे तो मंगवाए जा सकते हैं, बट फुली पेड में पैसे थोड़ी बचते ही नहीं है, कोई देना ही नहीं होता, इसलिए फुली पेड शेयर उसको दिए जा सकते हैं। ऑल्सो माइनर एजेंट भी बन सकता है, बट पर्सनल लायबिलिटी उसके सर पे नहीं आएगी। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। तो कंसिडरेशन तो मैंने आपको याद करने को कहा है, इसको आपको सिर्फ रूल्स पढ़ना है। पढ़ने का सबका स्टाइल अलग है, तो माइनर में सिर्फ रूल्स पढ़ना है। रूल्स का मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, बताइए। कैन माइनर बिकम मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट? कैन ही बिकम पेई ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट? कैन ही बिकम ड्रॉअर ऑफ अ चेक? कैन ही बिकम पेई ऑफ अ चेक? कैन माइनर बिकम प्रिंसिपल?
नो. कैन ही बिकम एजेंट बट विदाउट? तो बस ये रूल्स आपको याद रखना है. कैन माइनर बिकम ओनर ऑफ अ पार्टली पेड शेयर? क्योंकि फिर पैसे मंगाएंगे, फिर नहीं देगा. कॉल इन एरियर हो गया तो फॉरफीट आप कर नहीं सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते ना उसके अगेंस्ट. इसलिए ही कैन बिकम ओनर ओनली ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, कि कोई लोचा बचा ही नहीं हो. ओके, ये एक साथ नहीं आता एग्जाम में, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना. अब 3 इंपॉर्टेंट लाइन. क्या ये सब रूल्स हैं? रूल्स रूल्स रूल्स. क्या माइनर को दिवालिया घोषित कर सकते हैं? क्या माइनर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा. रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, तुमको आना पड़ेगा. तो ऐसा माइनर के ऊपर लागू नहीं है. माइनर जाके किसी दुकान में कहे रेस्टोरेंट में कि मेरे को खाना खिला दो, अगर मैंने खाना नहीं पैसे नहीं दिए तो मैं बर्तन धो दूंगा, उसके कहने से कुछ नहीं होता है. आप लागू नहीं करवा सकते कि तूने बर्तन धोने को कहा था ना, अब तो धो. यू कांट से दैट. माइनर के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं होता. माइनर इंसॉल्वेंट घोषित नहीं होता. ऑल्सो माइनर के अगेंस्ट एस्टॉपल भी अप्लाई नहीं होता. एस्टॉपल का मतलब है किसी को रोकना पीछे हटने से. माइनर के ऊपर ये रूल ही अप्लाई नहीं होता. मतलब माइनर अपनी उम्र झूठ भी बोल देना तो लोग कहते हैं चलने तो जान, तो छोटा बच्चा उसे क्या पता झूठ नहीं बोलते. याद रहेगा पॉइंट? याद रहेगा पॉइंट? क्या याद रहेगा? कि देयर इज नो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. माइनर को झूठ बोल के भी पीछे हटने का हक है. देयर इज नो एस्टॉपल. देयर इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट माइनर. सिर्फ इसके रूल याद कीजिए, परंतु याद रखिए कि माइनर टॉर्ट के लिए जवाबदार है. टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग. चोरों के गिरोह में अगर माइनर है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मुझको सजा होगी ही नहीं, कम होगी पर होगी. तो माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट. All right everyone, very important point, ratification. आप खड़े हो जाइए. जब आप सुनिए 17 years के थे तब आपने एक प्रॉमिसरी नोट साइन करा. आई प्रॉमिस टू पे 1 लाख रुपीज टू मिस्टर एक्स और माइनर होते हुए भी साइन कर दिया. क्या उस वक्त ये सही था? क्योंकि आप प्रॉमिसरी नोट पे साइन करने वाले तो बन ही नहीं सकते थे, आपने ऐसा करा था. 1 साल बाद आप बड़े हुए, 18 हो गए, तो आदमी इतना शाना आपसे कहता है अब तो तुम बड़े हो गए ना, कोई बात नहीं, तब वैलिड नहीं था तो क्या हुआ, अब साइन करके इसको रेटिफाई कर लो. रेटिफाई करने का मतलब होता है पास्ट में की गई चीज को फ्यूचर डेट पर एक्सेप्ट करना. नो. Why no? क्योंकि it was void ab initio. मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है तो पहले मिनट पे मरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट था, तो इट इज void ab initio. तो माइनर कैन नॉट ratify his contract done during minority. Yes or no? तो आपको माइनर वाले पोर्शन में रूल्स याद करने. कंसिडरेशन में पूरे 3 क्वेश्चन फुल आते हैं. न्यूडम पैक्टम भी, व्हाट इज कंसिडरेशन फीचर्स भी, और वो भी प्रिविटी भी, पूरे फुल आ सकते हैं. इसमें फुल क्वेश्चन नहीं आता, इसमें रूल्स आते हैं. इज दैट क्लियर? धन्यवाद. धन्यवाद. उसके बाद ये वाला पॉइंट, और कभी कभी कुछ लोग ना टल्ली हो जाते हैं पी के. क्या करें कि है हमें आदत से मजबूर. तो यदि कोई कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी ठीक है टल्ली हो जाता है. अ पर्सन हु इज ओकेजनली साउंड एंड ओकेजनली अनसाउंड, माने कभी कभी वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है. ही कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज इन टल्ली स्टेट. विल यू रिमेंबर? कॉमन सेंस है ना. वैसे कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं है, बट मेरे एफटीएल्स में तो है ना जी. जब दिमाग सही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. चलिए वापस आ जाइए. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई है. उसी यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट, फ्री कंसेंट. बी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट. अब चुप रहना थोड़ी देर.
जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों की स्वेच्छा होनी चाहिए। बिना मर्जी के ज़बरदस्ती अगर आप किसी के साथ हाँ कहलवा भी लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो सेक्शन नंबर 13 कंसेंट से डील करता है, पर आपको उसको रटने की नीड नहीं है। आप तो 14 पे आओ, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब स्वेच्छा से, खुशी से हाँ कहना। तो लॉ ने इसको उल्टे तरीके से कहा है। कंसेंट, सहमति, तब फ्री नहीं मानी जाएगी जब वो इन 5 तरीकों से अर्जित की जाएगी। उन 5 तरीकों में पहला है कोअर्शन, दूसरा है अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है कपट, फ्रॉड, चौथा है त्रुटि, मिस्टेक, और पांचवा पहले मैंने उल्टा बोल दिया, मिथ्या वर्णन, मिसरिप्रेजेंटेशन, और लास्ट त्रुटि, मिस्टेक। तो ये 5 तरीकों से अगर आपने किसी से हाँ निकलवा भी दी तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable. Word voidable means the party who was the suffering party has a right to step back and cancel the contract. Reasonable time में party, the one who was suppressed has a right to step back, not the other. जिसने खुदाई करी वो नहीं, दूसरा। सो ये आपको याद करना है। तो बताइए फ्री कंसेंट का सेक्शन क्या है? 14। उसके जस्ट लगा हुआ कोअर्शन क्या है? 15। उसके जस्ट लगा हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस 16। उससे जस्ट लगा हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन, ये यहाँ पर मैं मिसरिप्रेजेंटेशन बोलती, फ्रॉड है वो, फ्रॉड 17। बिल्कुल यहाँ पे खतरा दिमाग में रख लो, फ्रॉड 17, फ्रॉड 17, फ्रॉड 17। फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्री कंसेंट 14, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। एक 19 माह नहीं है क्योंकि 19 इज इफेक्ट and then mistake is the 20th and 22. ओके, तो ये आपको याद रखना है ब्रॉड। अब शांत, ये हर जगह लिखने के काम आता है, इसलिए आपको कोअर्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। पूरा सेम लैंग्वेज में नोट्स में देखिए, एकदम चुप, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। हिंदी में इसको कहते हैं उत्पीड़न। जब कोई एक व्यक्ति इंडियन पीनल कोड में जो बातें मना है, जैसे मारना, पीटना, प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, धमकी देना, घर वालों को प्रताड़ित करना, प्रॉपर्टी तोड़ ताड़ डालना, ऐसे डराना धमकाना, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी से हाँ कहलवा ले तो उसको कहते हैं कोअर्शन। इंडियन पीनल कोड में वो चीज़ें अलाउड नहीं है, आप उनका उपयोग कर रहे हो। ध्यान रखना कि आप बच्चों को, प्रॉपर्टी को, फैमिली को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, खुद मारपीट करके या एजेंट से मारपीट करा के, सब कुछ इसमें कवर्ड है। जब आप किसी के साथ ऐसा करते हो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में रामलाल ने, करोड़ीमल के एग्जाम्पल में रामलाल को प्रेशर किया कि तू अपना खानदानी घर बेच दे। करोड़ीमल ने कहा नहीं, मेरे को तो घर चाहिए ही चाहिए। रामलाल ने कहा नहीं, पुश्तैनी मकान नहीं बेचूंगा। तो उसने एजेंट भेज दिए, मारपीट मचाई, वो बाउंड्री तोड़ दी, बच्चों को अगवा कर लिया। अब जब बच्चों पे बात आती है तो व्यक्ति सोचता है कर लो यार कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं, पैसे का क्या करना, खानदानी मकान का क्या करना। तो उसने तब तो हाँ कह दिया, बट लॉ अलाउ करता है कि आप बाद में जाके कोर्ट में सरेंडर कर सकते हो। बाद में जाके आपने कहा नहीं मुझे नहीं करना सर कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने मेरी कनपट्टी पे गोली चला दी थी यहाँ रख के, मतलब चलाई थी, बोला कि चला दी। तो आप अगर सरेंडर कर रहे हो, मतलब आपने एक्सेप्टेंस वापस कर ली, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। और अगर आप चुप के चुप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही चलेगा, ये इसकी दिक्कत है। इसमें आपने सेक्शन 65 भी साथ में लगेगा, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, जिसका मतलब है कि अगर रामलाल और करोड़ीमल के कॉन्ट्रैक्ट में करोड़ीमल ने 1 लाख रुपए दिए थे मकान खरीदते वक्त, और अगर रामलाल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है तो उसको पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। दैट्स कॉल्ड रिस्टोर, वापस देना जो आपको बेनिफिट मिला था। तो आपको कोअर्शन पूरा याद रखना है, लैंग्वेज समेत। थोड़ा स्मार्ट प्ले करो,
पूरी लैंग्वेज याद नहीं रख सकते, बट जो क्वेश्चन आती है महत्वपूर्ण है उनकी लैंग्वेज याद कर लो। तो इंस्टीट्यूट डॉज हो जाती है कि बच्चे को लैंग्वेज आती है, तो जो मैं आपको बोल रही हूँ घोट लो, तो उसको घोट लो। मैंने ऑफर, एक्सेप्टेंस, उधर कंसिडरेशन में और फर्स्ट यूनिट में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट करने को कहा, रूल्स, और यहाँ पर मैं लैंग्वेज पे फोकस कर रही हूँ, डू द लैंग्वेज। तो ऐसा मिक्स एंड मैच ही कर पाएंगे। तो कोएर्शन सुनिए, कमिटिंग मतलब करना, और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, और डिटेनिंग मतलब जब्त कर ली, लेके तो दिखाओ तुम सामान, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कोअर्शन। Is that clear? Coercion का effect क्या है? Voidable contract at the option of the aggrieved party. If the contract is cancelled, you have to refund the benefit, which is called restitution of benefit. कंठस्थ याद करिए इसको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पूरा तो रट नहीं सकते, कुछ कुछ हिस्से याद कर लीजिए, कहीं कहीं लैंग्वेज को अंदर कर लीजिए, सेक्शन तो सारे ही करेंगे बस, ठीक है। कोएर्शन में इतना ही है। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी पूरा याद करने योग्य है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अनुचित प्रभाव, मैं हमेशा ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ। एक बाबा जी थे, उनके कुछ चेले थे, चेले ऐसे बैठे थे, बाबा जी ने कहा, खड़ा रहा चेले, तेरा वो मकान है ना, मुझको आश्रम बनाने के लिए दे दे। मैं बाबा जी दे दे तो पहले तो इसने मना कर दिया। मैंने कहा कैसा चेला है तू, ढोंगी, सबके सामने मेरे को ऐसे बोल रहा है कि तू मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, मैं कह रही हूँ कि वो आश्रम देते तो तू दे नहीं रहा है। तो ऐसे प्रेशर किसी पे इमोशनल डालते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर अपना जो भी आप करवाना चाह रहे हो आप उससे करा लेते हो। तो जब एक व्यक्ति किसी की विल, इच्छा पर डोमिनेट करने का पावर रखता है और उस पावर का वो गलत इस्तेमाल करके उससे हाँ कहलवा लेता है, तो इसको कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सॉर्टेड है ये बात। अनड्यू इन्फ्लुएंस को आपको ध्यान रखना है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है 16 नंबर का सेक्शन लगता है, 14, 15, 16, और क्या क्या एसेंशियल्स हैं। पहले तो रिश्ता होना जरूरी है। दूसरा, एक व्यक्ति दूसरे की दिमाग को डोमिनेट करने की पोजीशन में होना जरूरी है। कब होता है कोई किसी की दिमाग को डोमिनेट करने की पोजीशन में? जब या तो सही अथॉरिटी हो, जैसे फादर सन, हस्बैंड वाइफ, या फिर फिड्यूशरी रिलेशन, भरोसे का रिश्ता, जैसे गुरु और शिष्य, डॉक्टर और पेशेंट, या फिर मेंटल डिस्ट्रेस, कोई आदमी कोमा में पड़ा है, डॉक्टर उससे कह रहा है देख इलाज नहीं करूंगा अगर तूने प्रॉपर्टी अपनी मेरे नाम पे नहीं किया। भैया जान बची तो लाखों पर, ले जाओ सर प्रॉपर्टी। और अनकॉन्शनेबल बार्गेन में याद रखिएगा, जो बुजुर्ग लोग अकेले रह जाते हैं, जिनके बच्चे उनको छोड़ के उधर चले जाते हैं या बच्चे होते नहीं हैं, तो उनके जो केयर टेकर होते हैं ना, वो उनका मिसयूज़ करते हैं, उनकी सेवा तो करते हैं, फिर बोलते हैं हम आपको छोड़ के चले जाएंगे अगर आपने प्रॉपर्टी हमारे नाम पे नहीं की। तो आदमी उस उम्र के पड़ाव पे कहता है ठीक है तुम ले लो यार प्रॉपर्टी। तो ये कहलाता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन। याद कर लीजिए चारों। क्लियर एवरीवन? और पर्पस था एडवांटेज उठाना, और बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डोमिनेटिंग पार्टी। जिसने डोमिनेट किया होता है उसको बोलना होता है कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसको आप याद करिएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके बाद आया फ्रॉड, सेक्शन नंबर 17। कपट, जब आपकी मैलाफाइड इंटेंशन होती है, जब आपकी इच्छा ही किसी को बेवकूफ़ बनाने की होती है और मज़े लेते हो आप, तो उसको अपन कहते हैं फ्रॉड, कपट। झूठ बोलते हो आप और आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको ये भी पता है मेरे बोलने से सामने वाला मिसगाइड हो रहा है, और ऐसा झूठ को बोल के आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, तो इट इज़ फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। इसको भी पूरा याद करना है। आप देखिए, मैंने जब से अपन 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, किसी पॉइंट पे याद करने को नहीं बोला है, बट ये जोनर मैं चाहती हूँ आप याद करें, क्योंकि ये नहीं लिखते बनता बच्चों से खुद की भाषा में, और वहीं नंबर कटने लगते हैं। तो बाकी आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पे चल जाइए, रूल्स, और कुछ याद करिए। दोनों में अलग अलग है बेटा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में अलग है भूमिका, कोएर्शन में अलग है। कोएर्शन में रामलाल को सिद्ध करना पड़ेगा कि मुझको परेशान किया। अनड्यू इन्फ्लुएंस में बर्डन उसके ऊपर है, दूसरे वाले पे, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
दोनों में अलग अलग है बेटा, ओके। यस, ओके। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब है कोई भी एक्शन जो कमिट किया है आपने विद हिज कन्वीनियंस, आपकी शिरकत से हुआ है या एजेंट आपने एजेंट के साथ मिलके किया है, विद एन इंटेंशन टू डिसीव, आपकी नियत थी सामने वाले को मूर्ख बनाने की, तो उसको अपन कहेंगे फ्रॉड। अब ये 7 पॉइंट है फ्रॉड के, नोट्स में देखिए। जो पर्सन झूठ बोलता है उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, पहला पॉइंट। उसने जानबूझ के तथ्यों को छुपाया है, दूसरा पॉइंट। उसकी नियत मेलाफाइड है, मेली इंटेंशन माने खराब नियत, ये तीसरा पॉइंट। या तो उसने कोई ऐसा प्रॉमिस किया है जिसको वो पूरा करने वाला नहीं है। चौथा, उसने अपनी ओपिनियन नहीं दी है, उसने फैक्ट्स गलत बताए। ओपिनियन बताने से फ्रॉड नहीं होता। मेरे पास एक कैट है, बिल्ली। किसी ने मुझसे पूछा ये लकी है, तो मेरे लिए तो लकी है, तो मैंने कहा हाँ ये लकी है, ये मेरी राय है, ये मेरी ओपिनियन है, इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे। बट किसी ने मुझसे कहा ये इम्पोर्टेड पेंटिंग है और मुझको फैक्ट पता है कि ये भोपाल के कबाड़ खाने की है, इम्पोर्टेड नहीं है, तो मैंने फैक्ट गलत बोल दिया। तो फैक्ट गलत बोलने से फ्रॉड होता है, ओपिनियन देने से फ्रॉड नहीं होता। ओपिनियन तो मेरी राय है ना, राय तो कुछ भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना। तो इसके एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है इसका। सो इट कहाँ गया, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट एंड नॉट मेयरली एन ओपिनियन। और डील होने के पहले आपने कहा है और सामने वाले ने उसको सच माना, वो कंफ्यूज हुआ और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। आपको पूरी 7 बातें याद रहना चाहिए फ्रॉड की, फोकस करेंगे तो ही याद रहेगा। कितने पॉइंट पढ़े हैं अभी? एक तो हो गया कोअर्शन, एक हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक हो गया फ्रॉड, ठीक है। अब इसका अति से अधिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्या चुप रहना भी फ्रॉड है? एग्जाम्पल सुनिए, ये एक पेंटिंग लगी है सामने, मैं शॉपर स्टॉप के शोरूम में हूँ, मैनेजर, मेरा धंधा है सामान बेचना, चंदे खाते में दुकान नहीं खोली है, मुझसे कोई पूछे जब तक नहीं, मैं क्यों अपने गुड्स की बातें बताऊं? तो मेरे पास कोई आया, 4 लोग वहाँ पे बात कर रहे थे आपस में, यार ये पेंटिंग इम्पोर्टेड है और बहुत अच्छी लग रही है। मैं दूर से बैठी सुन रही थी। कहाँ है मेरी ड्यूटी की, मैं बताऊँ? मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, अपन धंधा करने बैठा है, बोलो हाँ या ना, अपने को सामान बेचना है। तो भाई तुम जान, तुम्हारा काम जाने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि क्रेता सावधान रहे, तुम पूछ लेते, बोलो। तो मात्र चुप रहना फ्रॉड नहीं है, 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 मगर इसके 2 एक्सेप्शन हैं। तुम खड़े जाओ, ये और मैं कजिन्स हैं। जब ये देख रहा है कि मैं कजिन हूँ और इसका मुझ पे भरोसा है कि अगर ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो मैं बता दूंगी, तो फिड्यूशियरी रिलेशन है हमारा, तो यहाँ तो मुझे बिना बोले भी बोलना चाहिए था, तो तब वो फ्रॉड हो गया। यदि 2 लोगों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन है, भरोसे का रिश्ता, और तब भी आदमी चुप रहा तो वो फ्रॉड है। दूसरा, ये हमारा एग्जाम्पल चेंज, इसने मुझसे पूछा, मैं अपना काम कर रही थी, अकाउंट्स लिख रही थी, मैडम, हेलो मैडम, हाँ ये पेंटिंग इम्पोर्टेड है क्या? नहीं हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो बता दीजिए। मैं फिर भी अपना काम करती रही, तो ये क्या मानेगा? इम्पोर्टेड ही है, नहीं होती तो मैडम बता देती। तो यहाँ चुप रहना भी बोलने के बराबर हो गया कि नहीं? तो ये फ्रॉड हो गया। तो जब साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, आपका चुप रहना भी बोलने जैसा है, तो वो फ्रॉड है। फिड्यूशियरी रिलेशन में भी फ्रॉड है, और अदरवाइज चुप रहना फ्रॉड नहीं है। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा, कब कब बोलने की जिम्मेदारी होती है ये भी याद कर लीजिए। नंबर 1, फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब भरोसे के रिश्ते में बैठ जाओ, बोलना चाहिए। इंश्योरेंस में आपको बोलना चाहिए। शादियों के कॉन्ट्रैक्ट में आपकी अगर पहले वेडिंग हो चुकी है, आपको सच बोलना चाहिए। फैमिली सेटलमेंट में पेरेंट्स किसी एक आध बेटा बेटी को
रूम में अकेले में बातें बता देते हैं कि ऐसे बंटवारा करना, तो उसको बताना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। और शेयर अलॉटमेंट के टाइम कंपनी को प्रोस्पेक्टस में सब सच बताना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि लॉ ने ड्यूटी के क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं। ऑलराइट, जैसे एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, मैं आपका ध्यान जिन जिन पॉइंट पे केंद्रित करा रही हूँ आप वहाँ एनर्जी दीजिए और उसको याद कीजिए। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। एज अ स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट हैंडल करते करते बच्चा नहीं सोच सकता क्या काम की चीज़ें मैं इस पर एनर्जी दूँ, बट टीचर सोच सकता है। तो इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। याद करना है तो करना है, बात खत्म है। कैसे भी करना है, रो के, जी के, खुश होके करना है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है मिथ्या वर्णन। आपको लग रहा था आप सही बोल रहे हो, बट एक्चुअली आपने गलती से झूठ बोल दिया। आप झूठ नहीं बोलना चाह रहे, आपको खुद को ही कंफ्यूजन है। जैसे ये एग्जाम्पल, हमारी दुकान पे कोई आया, हमको ब्लू कलर ब्लैक कलर दिखता है, उसने कहा ब्लैक कलर की शर्ट दे दो। हम अंदर डब्बा लेके आए, वो ब्लू कलर का था। हमने कहते भैया ब्लैक ही है, हमें दिख रही थी ब्लैक, जब तो वो थी क्या, ब्लू। तो क्या हमारी नीयत खराब थी? नहीं। तो जब नीयत खराब नहीं होती है पर आप गलती से गलत बोल देते हो, दैट्स मिसरिप्रेजेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी वॉइडेबल होता है, बस इतना है कि इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसमें लॉ पेनल्टी लगाता है। तो नीयत खराब थी, इसमें नीयत अच्छी थी, इसलिए है तो वॉइडेबल, बट पनिशमेंट नहीं होगा। मिस्टेक एग्जाम के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, बस यूनिलैटरल बायलैटरल सुन लो। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब दोनों से कंफ्यूजन हो गया। तो शुरू में पढ़ा था ना कंसेंसस एंड ईडम, सेम, दोनों कंफ्यूज हो गए। बायलैटरल मिस्टेक इज वॉइड, यूनिलैटरल मिस्टेक इज वैलिड। ओके, यस और नो? तो आपको अब इसका टारगेट खोलिए, मॉड्यूल का तीसरा होमवर्क, समरी ऑफ यूनिट 3, पेज नंबर 2.82। आपको ये मेरे साथ करना ही होगा साथ में। इस बार आपको लॉ नेवर बिफोर प्रिपेयर करना है, पेज नंबर 2.82। और सुनिए, अगर दिल से सुना है तो आप कर लेंगे। ये वाला एक पेज बस 2 पन्नों में ख़त्म कर दिया इंस्टीट्यूट ने, 3 पेजेस। ये नहीं पढ़ना है, ये वेगरिंग नहीं पढ़ा है मैंने, ये नहीं पढ़ा है 23, ओनली 2 पेजेस जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, ओनली 2 पेजेस। तो नाउ मैंने 45 मिनट्स को कर दिया 1 आवर। 5 पेजेस ऑफ यूनिट 1, 1 पेज ऑफ यूनिट 2 एंड 2 पेज, टोटल 8 पन्ने, 1 घंटा। कितने लोग कर लेंगे? यस, ये है मेरे माइक के लाल। सेक्शन नंबर भी याद करना है आपको, पॉइंटर्स भी याद करना है। तो ये अपन यहाँ तक आ चुके हैं, फ्री कंसेंट तक अपना कंप्लीट हो गया है। सेक्शंस रिकॉल कर लेते हैं ज़रा फटाफट। सेक्शन नंबर 2H, सेक्शन नंबर 2J, 2I, सेक्शन नंबर 4, communication and verification of acceptance and offer, section 9, section 25, section 11, minor वाला, minor and unsound mind 3 people cannot enter into contract, section 2D, section 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, इतने आपके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर होने चाहिए। आपके सीनियर्स, इनकी स्टोरी सुनी आपने? पलाश भैया की स्टोरी नहीं सुननी चाहिए तुम्हें। इंस्पिरेशन बनाओ तो ऐसे लोगों को बनाओ। वो पलाश भैया की फ़ोटो थी ना जो आज अवर देख रहे थे। 2014 में बैच ऑफ 2014 पलाश भैया की ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई थी CA-CPT में। पहले 200 नंबर का CA-CPT होता था, 197 नंबर आए थे, 200 में से 197। 3 प्रश्न गलत थे, वो भी गलत 2 थे, वो नेगेटिव मार्केटिंग के चक्कर में 3 हो गए। तो आप सोचिए सेकंड AIR आई थी उनकी CPT में, तो उनके पास दुनिया भर की कोचिंगों से फ़ोन आ गए। फर्स्ट 3 रैंकर्स का नाम और नंबर इंस्टीट्यूट छापती है, आज भी छापती है, फर्स्ट 3 रैंकर्स की शहर और नाम। तो दुनिया भर की कोचिंग के फ़ोन आ गए कि यार अब इंटर हमारे यहाँ पढ़ लो, भोपाल में कहाँ रैंक आएगी। तो उन्होंने एक ही लाइन कही, आनी होगी तो यहाँ भी आ जाएगी और नहीं आनी होगी तो कहीं नहीं आएगी, मैं तो भोपाल ही रहूँगा। बहुत ही ज़्यादा हमसे क्लोज, वेरी क्लोज टू अस।
तो देन वो यहाँ रुके। इंटर में मई में एग्ज़ाम हुआ करते थे पहले, जैसे अब तो साल में 3 होने लगे, पहले 2 ही होते थे। तो इंटर में मई में जब उनका एग्ज़ाम था, अप्रैल में उनको कुछ ऐसी सर में ब्रेन में तबीयत ख़राब हुई, ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि 15-20 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई। बट पूरे इंटर में मतलब कहना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा के वो शीर्ष एग्जाम्पल थे। जो बोलो, मनोज सर से बहुत ज़्यादा क्लोज थे उस समय में। मनोज सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया करते थे, तो जैसा बोल दो 16 घंटे पढ़ना है 16, 14 पढ़ना है 14, ये नहीं पढ़ना है नहीं, ये पढ़ना है तो हाँ। तो ऐसे उन्होंने वफादारी निभाई। ऑल इंडिया 12th रैंक उनकी सीए इंटर में आई। बहुत भारी होता था, साल में 2 होते थे, 2 लाख लोग एग्ज़ाम देते थे सीए इंटर का। 12th ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद फिर मैंने उनको बॉम्बे भेजा आर्टिकलशिप के लिए। हम लोगों की एक आदत है कि जितनी जगह बेस्ट हो सके वहीं बच्चों को आर्टिकलशिप के लिए भेजते हैं। तो 3 साल की पहले आर्टिकलशिप हुआ करती थी, तो 1 साल वो बॉम्बे में रहे। फिर क्योंकि हम तो रोज़ ही बात किया करते थे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उन्होंने सर से बोला कि मैं जो हूँ सिर्फ BPCL वो KPMG में थे, तो बोले बस मैं ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते रहता हूँ, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो सर ने कहा भोपाल आ जा, फाइनेंस सिखा देता हूँ तेरे को, ताकि तेरे को बाद में आसानी रहे। तो वो भोपाल आए, मेरे फादर के यहाँ आर्टिकलशिप ज्वाइन की आखिरी के 2 साल, और मनोज सर से फाइनेंस सीखा। फाइनेंस का मतलब होता है बहुत कुछ होता है। फाइनेंस का मतलब स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट। उसके बाद CA फाइनल दिया, ऑल इंडिया 20th रैंक आई। इस बीच में मैंने उनसे कहा CS भी दो, तो CS में एग्जीक्यूटिव में 4th ऑल इंडिया रैंक आई, CS फाइनल में 5th ऑल इंडिया रैंक आई। नंबर मुझे याद नहीं, एक आध ऊपर नीचे बोल रही होंगी। मतलब जो बोला, जैसे जैसे बोलते गए वो वही करते गए। जब तक पढ़ाई करी, कहीं इधर उधर आँख नहीं घुमाई कि किसी से कोई रिलेशनशिप में एंटर कर गए हो या फिर टाइम पास कर रहे हो। ये सिंगल माइंडेड डिवोशन होता है। अगर आप गुरु का हाथ पकड़ के चलते हो और जो बोलते हो आप फुल फॉलो करते हो अगर उनकी बात, तो आपको गुरु भी फिर सही गाइडेंस देता है और अपना बच्चा मान के ही पढ़ाता है। अब CA फाइनल ख़त्म हो गया। जब 20th ऑल इंडिया रैंक आ गई, तो BPCL भारत पेट्रोलियम, इसका पेट्रोल पंप है ना यहाँ पे, तो रैंकर्स की सीधे बड़े बिग 4 मतलब ये इसमें रैंक लगती है, जॉब लगती है। तो 22 लाख रुपए का पहला पैकेज लगा। आज से ये 2014 की बैच की बात हो रही है, वो 10 साल पहले। तो 10 साल भी नहीं, 10 साल पहले तो CPT हुआ था, फाइनल तो 6 साल पहले हुआ ना। तो जॉब लगी। अब BPCL में जॉब करने बॉम्बे चले गए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है BPCL की। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, 5 डेज़ वर्किंग होती है। 22 लाख की जॉब अच्छी जॉब ही मानी जाती है CA में स्टार्टिंग में, जब बाकियों को 9 लाख की मिल रही है, 10 लाख की मिल रही है, सेम बैच। फिर सर के पास फ़ोन आया, मज़ा नहीं आ रहा, खाली मैं यूरोप में पेमेंट ही भेजता रहता हूँ, दुबई में पेमेंट ही भेजता रहता हूँ, मेरे पास पेमेंट ही भेजता रहता हूँ, कुछ सीख नहीं पाऊँ। सर ने कहा फिर वापस आ जा। अब वो फिर वापस आ गए। कोविड लग गया 2020 में, यहीं अटक गए भोपाल में। तो सर ने कहा कि किसी भी फर्म में बॉम्बे में वर्क फ्रॉम होम कर लो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तुम्हारा दिमाग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए बना है, तुम वो करो। शुरू में पेरेंट्स ने बहुत अपोज किया, 22 लाख की जॉब कोई छोड़ देगा, कैसे पेरेंट्स हाँ बोलेंगे, जबकि वो तो गवर्नमेंट जॉब है ना, तो कैसे पेरेंट्स हाँ बोलेंगे। बट इतना अटूट भरोसा सर के ऊपर कि सर कह रहे हैं तो कर लो। अब उसके बाद जॉब ज्वाइन करी ऑनलाइन, वो वर्क फ्रॉम होम वाली। कोविड चल ही रहा था, जब कोविड धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो वापस वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की छोटी सी जॉब ज्वाइन की थी, 6 लाख रुपए दे रहे थे वो लोग, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में क्या देते 50,000 के ऊपर। तो करी उसने वो 5-6-7 महीने सर से फाइनेंस सीख लिया और वो करा। उसके बाद फिर ENY में ज्वाइन किया। ENY तो पता ही है बिग 4 है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वहाँ से ICICI बैंक में स्विच करा। ICICI बैंक में आज की डेट में वो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है, 60 लाख रुपए सैलरी है और 4 बड़ी डील्स वो कर चुका है। मैंने उससे ज़्यादा सिंसियर व्यक्ति नहीं देखा। डील का मतलब होता है जैसे सेलो कंपनी है ना, उनका 300 करोड़ का 600 करोड़ का IPO आया, उसका मेन पर्सन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इज अ बिग थिंग। और आई थिंक अब वो इस साल अगर जॉब स्विच करेगा, ही विल सीरियस टच 1 CR। तो अब आप बताइए, ऐसे भी CA हैं जो अभी 20 लाख नहीं कमा पा रहे हैं उसी बैच के, और ऐसा भी व्यक्ति है जो जंप मार के
6 साल में अगर 60 लाख पे पहुंच गया है और 7वें साल में 1 CR पे होगा या 75 लाख पे होगा, 10 साल में 1 CR पे होगा, तो CA की जो डिग्री है ना उसमें बेहद पावर है। मगर सिंगल माइंडेड डिवोशन चाहिए। एक तो डिवोशन सिंगल माइंडेड चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए और गुरु का हाथ साथ में चाहिए। आपको नहीं पता जो गुरु को पता है। हम अगर राइट टाइम पे निर्णय नहीं दिलवाते और वो भरोसा करके निर्णय नहीं लेते, कौन जॉब छोड़ता है अपनी 20 लाख की। आज उनके BPCL के फ्रेंड 25 से 1 लाख पे ही हैं। 10% ही ग्रोथ होती है ना बस पब्लिक सेक्टर में, तो 25-27 लाख पे होंगे और वो डबल ट्रिपल पहुंच गए। रिस्क लेनी पड़ती है लाइफ में, बट गुरु का हाथ आपके ऊपर होना चाहिए और आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। कहीं पर भी ध्यान फोकस नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के टाइम जब तक कि 5-6 साल हैं, कोई रिलेशनशिप में आपको एंटर नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो इतनी जिम्मेदारी होना चाहिए कि उसमें टाइम वेस्टेज ना हो। दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के करियर में डिस्टर्बेंस ना भरें। किसी से लगाव हो जाना बुरा नहीं है, पर उसके ऊपर समय व्यतीत करना, वो भी लाइफ का होल टाइम, कितनी गलत बात है। चलिए अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक गाड़ी आ गई अपनी? फ्री कंसेंट। तो क्या आपको मुझे ये कल सेशन याद किए हुए मिलेंगे? यस एवरीवन? चलिए कल मिलते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।